हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया के पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्षा वन के निवासी से। इस चैप्टर में हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेजन बेसिन के आज के वीडियो में हम वर्षा वन के निवासी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अमेजन बेसिन में किस तरह का जंगल पाया जाता है। वर्षा वन यानी कि अमेजन बेसिन में दोपहर तक धूप रहती है और दोपहर के बाद बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं। और उस अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, किस तरह से रहते हैं, इस चैप्टर में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि यहाँ के लोग छोटे से जगह में वन के कुछ वृक्षों को काटकर, यानी जंगल के कुछ पेड़ों को काट देते हैं और उस जगह पर अपने भोजन के लिए वे लोग फसल उगाते हैं। और वर्षा वन के निवासी यानी कि अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। और वहाँ के निवासी मेनली वे टेपियोका, अनानास और शकरकंद जैसे फसल उगाते हैं, क्योंकि कभी कभी मछली मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती, कभी कभी उन्हें शिकार मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता। इसी वजह से वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो अपने जरिए उगाई साग सब्जियों से ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और वहाँ के निवासी किस तरह की कृषि पद्धति का यूज़ करते हैं, किस तरह से फार्मिंग जो प्रोसेस होता है किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का यूज़ करते हैं। अब कर्तन एवं दहन पद्धति क्या होता है? कर्तन और दहन की पद्धति में यानी कि प्रोसेस में किसान पहले क्या करते हैं कि वे पेड़ों को काट देते हैं, झाड़ियों को काट देते हैं और वहाँ की ज़मीन को साफ कर देते हैं। वहाँ के वृक्षों को साफ करने के बाद, वहाँ की झाड़ियों को साफ करने के बाद वो उन्हें जला देते हैं, जिससे जो उनमें पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भूमि होती है, जो साफ़ की गई भूमि होती है, उसमें फसल उगाई जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के यानी कि जिस ज़मीन को साफ़ करके फसल उगाया जाता है, उसमें बार बार अगर फसल उगाया जाता है तो उसमें मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। इसलिए वहाँ के निवासी इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और बाद में फसल उगाने के लिए किसी और जगह वे चले जाते हैं और उस क्षेत्र को साफ करके वहाँ फसल उगाते हैं। और इस तरह से जब वो दूसरी जगह पर फसल उगाते हैं तो पहले वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वो पहले फसल उगाया करते थे, पुराने खेत बन जाते हैं और उन पुराने खेतों में फिर बाद में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस तरह से जो मिट्टी है वो दोबारा उपजाऊ बन जाती है और जो लोग हैं वहाँ के फिर से इस भूमि में आकर वो फसल उगाते हैं। यहाँ लिखा है कि अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका मेन जो खान पान है वो मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और ये आलू की तरह होता है, जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। वहाँ के लोग चींटियों की रानी यानी कि चींटियाँ भी खाते हैं और चींटियों के अंडे भी खाते हैं। इसके अलावा अमेजन बेसिन में कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी कुछ नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर घर किससे बने होते हैं। तो जो वर्षा वन वाले इलाके होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, यानी कि जो जंगल है अमेजन बेसिन का, वहाँ से इस तरह की लकड़ी मिल जाती है जिससे कि घर बनाए जाते हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, यानी कि उनका जो घर होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर वाले घर होते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, यानी कि कुछ लोगों के घर अपार्टमेंट के जैसे होते हैं जिन्हें मलोका कहा जाता है, और इनकी छत जो होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है।
अमेजन बेसिन के लोगों का ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदल रहा है। पहले लोग किसी पारंपरिक तरीके से रहते थे, लेकिन अब अमेजन बेसिन के लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है। पुराने समय में जंगल के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ नदी का ही एक ऐसा रास्ता था जहां से होकर अमेजन बेसिन तक पहुंचा जाता था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गई, जिसकी वजह से वर्षा वन के सभी भागों तक यानी अमेजन बेसिन के जंगल वाले इलाकों तक पहुंचना संभव हो गया। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए वहां की जो मूल आबादी है वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में उनको बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से यानी कि पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं। आगे लिखा है विकास की गतिविधियों के कारण, यानी कि जिस तरह से डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट की वजह से जो जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि अमेजन बेसिन में घने जंगल हैं और यहाँ पर जैविक विविधता है, लेकिन जो डेवलपमेंट की होने की वजह से वहाँ के जो जंगल हैं धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर साल अमेजन बेसिन के जो वर्षावन का यानी जो जंगल है उसका बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, यानी कि पहले जंगल होता है, फिर उसे साफ करके कृषि की जाती है और इसके बाद इस तरह से जंगल में कमी आ जाती है। वर्षा की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है और जिससे जो घना जंगल होता है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मिलकर एक बेसिन का निर्माण करती है और वहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, यानी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, दोनों की सहायक नदियाँ जब मिलती हैं तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। और ये जो बेसिन है वो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, इसकी डिग्री होती है 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री से जब 10 डिग्री में हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। घाघरा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, कोसी जैसी गंगा की जो सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। एटलस किसे कहते हैं? जो दुनिया के नक्शे की किताब होती है उसे एटलस कहते हैं। आगे लिखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में बहुत चाप झील पाई जाती है। जो नदियों से अलग होकर जो झील बनती है उसे चाप झील कहते हैं। यहाँ की जो जलवायु होती है वो मेनली मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में गर्मी और ठंडे के मौसम में ठंडी होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, यानी कि कहीं पर पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है। जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि जिस जगह पर जैसा पर्यावरण होता है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जनसंख्या होती है। तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बसने के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अच्छी होती है और यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व होता है वो अधिक होता है। मैदानी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होती है, इस तरह से उन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है और वहाँ के लोगों का जो मेन बिजनेस होता है, जो मेन व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। धान मैदानी इलाकों की मुख्य फसल होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है।
मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, चना है और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल हो या असम हो, वहाँ पर चाय के बागान मिलते हैं, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों को पाला जाता है और उससे सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले यानी कि ज़्यादा बिना ढलान वाले और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अलग अलग भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में अलग तरह की वनस्पति उगाई जाती है, मैदानी इलाकों में अलग तरह की वनस्पति उगाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में बांस उगाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा होता है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में अलग अलग तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं। किस बेसिन में? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। इनमें हाथी पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं और बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू मछली, कतला मछली और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों का मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाएं किसे कहते हैं? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है, यानी कि इस तरह से वेदिकाएं बनती हैं जिन पर फसल उगाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर हैं, कई बड़े कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का यानी कि कारखानों का गंदा पानी बहकर नदी में ही बह जाता है, जिससे नदी पॉल्यूटेड हो जाती है। बेसिन में जो यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, रेल के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, मीन्स यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। हवाई पत्तन मीन्स यानी कि यहाँ पर एरोप्लेन भी उड़ती है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।